कुछ हफ्ते पहले मेरे दोस्त ने मुझे फेसबुक पर अपनी किताबों की सफाई के दौरान मिली कुछ किताब की तस्वीरें भेजी। तुम्हें यह पसंद होगा ब्रैंडन, वह कहते हैं कि यह शानदार है और मैं इसे पढ़ूंगा। यह शानदार नहीं था। वास्तव में यह बिल्कुल भी नहीं था। वास्तव में जो चीज उसने मुझे भेजी, जो तस्वीरें उसने भेजी, वो इतनी भयानक थीं कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस किताब को हासिल करने की जरूरत है। मैंने उससे अनुरोध किया कि वह इसे हमारे अगले पुनर्निर्माण में ले आए, और उसने ऐसा ही किया। बच्चों की शिक्षा के लिए एक अपमानजनक बहाना यही है जो हम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने बच्चों को राष्ट्र की उत्पत्ति के बारे में सिखा रहे हैं। यह पुस्तक इतनी भयानक है कि इसे वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन यही हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। इसका शीर्षक है द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ए हैंड्स ऑन हिस्ट्री बुक विथ लेटर्स, लिफ्ट द फ्लैप्स और बहुत कुछ इनोवेटिव किड्स द्वारा। हैंड्स ऑन, माइंड्स ऑन। आप जानते हैं कि जब यहां तक कि उनके द्वारा सामने रखी गई तस्वीर में ब्रिटिश ध्वज को अच्छे कुछ वर्षों से गलत दिखाया गया है, तो पुस्तक वास्तव में एक वास्तविक जंगली सवारी होने वाली है। वह 1801 का झंडा है जिसमें सेंट पैट्रिक क्रॉस है, न कि 1707 का ब्रिटिश यूनियन झंडा। यह पुस्तक, जिसे मैं नाम नहीं बता रहा हूं, वास्तव में डगलस और जीना ने लिखा था। मैं वास्तविक नाम उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है यह वीडियो गेम को अनुचित दृश्य दे सकता है। डगलस और जीना है। आप क्या कर रहे हैं? क्या है ये डगलस और जीना? कौन? अब मैं उन्हें सिर्फ इतना ही दोष दे सकता हूं, वे शायद इतिहासकार नहीं हैं। वे शायद बच्चों की शिक्षा में अधिक शामिल हैं। एक माध्यम के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के विपरीत मेरी विद्वता उनके साथ सिर्फ इतनी ही जा सकती है। लेकिन मोनिका द्वारा समीक्षित विशेषज्ञ, मैं अंतिम नाम नहीं दूंगा, मोनिका, जो लाहे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, ने समीक्षा की। एक विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर। मोनिका, ये क्या है? तुमने क्या किया है? ये व्यक्ति कौन है? क्या वे 18वीं शताब्दी में अमेरिकी युद्ध में बिल्कुल भी विशेषज्ञ हैं? चलिए बस इसमें सीधे चलते हैं। हम कुछ विशेष पृष्ठों पर चर्चा करने वाले हैं जो पुस्तक में भरे हुए हैं। हमारे पास उच्च गुणवत्ता की छपाई है और हम बेंजामिन फ्रैंकलिन और पॉल रेवेरे की मध्यरात्रि की सवारी पर बात करने जा रहे हैं। हमारे पास है स्वतंत्रता की घोषणा और संस्थापक पिता और वह सब। लेकिन चलिए चलते हैं। हम यहां हैं। यहां हमारे पास एक सुंदर, देखिए, युद्ध में लड़ रही दो मुख्य सेनाओं का एक छोटा चित्रण है। यह ब्रिटिश सैनिकों और कॉन्टिनेंटल आर्मी के लोगों के बारे में है। उन्होंने क्या पहना था? चलिए ब्रिटिश पैदल सैनिक के वर्णन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या हम ब्रिटिश सैनिकों को वर्दी और सामग्री मिली थी, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने उन्हें उनकी लाल वर्दी के चलते रेड कोट्स या लॉबस्टर बैक्स कहा था। सीधा बोलूं तो लॉबस्टर बैक शब्द शायद अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के बाद का है। यदि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाता तो मैं नीचे नोट छोड़ दूंगा। यदि मैं इस शब्द के सटीक वर्ष की पुष्टि नहीं कर पाता तो वह भी लिखूंगा। यद्यपि यह अनाचार हो सकता है। यह एक छोटा है, यह एक छोटा है। शायद इसलिए यह रंग चुना गया था कि जब सैनिक घायल होते थे तो खून छिप सके। आपने सोचा होगा कि यह कोई साधारण चिंता या शिकायत नहीं है। वास्तव में मैं इस भयावह, गलत और ईमानदारी से जुड़े मुद्दे की गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसे लेकर मेरे पास एक वीडियो है, उसे देखिए। आगे बढ़ते हैं। जनरल और अन्य अधिकारी अपने कंधों पर समान वर्दी पहनते थे। एपोलेट शब्द का अर्थ कंधा नहीं होता। एपोलेट कंधे पर जाता है। जब तक मैं वहां अपनी फ्रेंच को भ्रमित नहीं कर रहा, मुझे लगता है यह फ्रेंच है। ब्रिटिश सैनिक अपनी रैंक दिखाने के लिए सोने की फीता की सजावट पहनते थे। यह सरल है। हाँ, सोने और चांदी की फीता रैंक दिखाने का एक तरीका है। सितारे और रिबन केवल विशेष अवसरों पर पहने जाते थे, जो मुझे लगता है सही है, पर यह सोचना पड़ता है कि वास्तव में यह कहां प्रासंगिक है। हम ब्रिटिश पैदल सैनिकों की बात कर रहे हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं कि आप शायद जनरल गार्टर के ऑर्डर का हिस्सा होंगे, और ऐसे ही इसका उल्लेख करना थोड़ा अजीब है। आपको शायद पता नहीं होगा कि तारे वर्दी का एक स्वाभाविक हिस्सा नहीं थे। ब्रिटिश सैनिक वास्तव में लंबे सैश या क्रॉस बेल्ट पहनते थे, जो उनकी छाती को क्रिस क्रॉस करते थे।
ये सैश घायल सैनिकों को लड़ाई के मैदान से बाहर ले जाने के लिए उपयोग की जाती थी। यहां दो चीजें हैं, वास्तव में चार। सैश और क्रॉस बेल्ट्स अलग होते हैं। सैश वो होता है जिसे एक अधिकारी या सार्जेंट अपनी कमर के चारों ओर बांधते हैं, यह दिखाने के लिए कि वे किसी रैंक के हैं और वे व्यवस्थापन में हैं। को स्वबस्तस लाल सैश जो अधिकारी की कमर को घेरता है। हालांकि क्रॉस बेल्ट्स, जिन्हें मैंने कभी सैश के रूप में नहीं देखा, घायल सैनिकों को युद्ध भूमि से बाहर ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। तकनीकी रूप से आप एक आदमी को उसके क्रॉस बेल्ट से पकड़कर घसीट सकते हैं। यह अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि अगर बेल्ट्स इस प्रकार हैं तो वे ऊपर की ओर फिसलेंगे जब तक कि उन्हें एपोलेट्स द्वारा नहीं पकड़ा जाता। लेकिन आप जानते हैं, एपोलेट द्वारा पकड़ा जाने पर बेल्ट को ऊपर फिसलने से रोका जा सकता है जब आप खींचते हैं। लेकिन एपोलेट्स विशेष रूप से मजबूत कपड़े के टुकड़े नहीं हैं। वे खासतौर पर मजबूत सामग्री के टुकड़े नहीं हैं। क्रॉस बेल्ट्स को किसी भी तरह से लोगों को उनके द्वारा खींचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि आप जानते हैं, एक क्रॉस बेल्ट जिसे आप बाएं कंधे पर पहनते हैं आपके कारतूस पाउच और बॉक्स को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। शब्दों का अंतर, आपका कारतूस पाउच दाएं कूल्हे पर है, फिर दूसरा कंधा, माफ करें, दूसरा क्रॉस बेल्ट दाएं कंधे पर डाला जाएगा और उसके दूसरी तरफ आपका बेयोनेट स्कैबर्ड होगा, जिसे बेयोनेट फ्रॉग कहा जाता है। वे उपकरणों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है, से घायलों को मैदान से निकालने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर घायल व्यक्ति को खींचना चाहते हैं तो आप उसे कंधों के नीचे से पकड़ेंगे, जो पतली छोटी पट्टियों वाले एपोलेट्स द्वारा सहारा दिए गए बेल्ट से अधिक मजबूत है। यह निश्चित रूप से अच्छा विचार नहीं है और न ही इसका उद्देश्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सैनिक महाद्वीपियों के विपरीत निरंतर प्रशिक्षण लेते थे। हाँ, कमोबेश। युद्ध के शुरुआती समय में ब्रिटिश सेना की अनुशासन स्थिति खराब थी और इसके फलस्वरूप उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में, हाँ, वे अपनी ड्रिलिंग और अनुशासन में सुधार करते हैं। यह कहता है कि महाद्वीपीय सैनिकों के विरुद्ध, मेरा कहने का मतलब है, स्टॉय बनाने पर महाद्वीपीय नियमित रूप से ड्रिल करते हैं। उन्होंने ड्रिल नहीं किया, ऐसा नहीं है। यह वास्तव में महाद्वीपियों के प्रति निंदात्मक टिप्पणी है। फिर भी यह सच्चाई से कुछ दूर नहीं है। ब्रिटिश सैनिकों को मस्केट राइफल लोड और चलाने की शिक्षा दी गई थी। अपनी मस्केट राइफलों को लोड और फायर करना। हाँ, यही लिखा है, मस्केट राइफलें। नहीं, मस्केट और राइफल बहुत अलग होते हैं। हाँ, आपके पास एक राइफल्ड मस्केट हो सकता है, न कि राइफल मस्केट या मस्केट राइफल। लेकिन यह 1800 के दशक क्रीमियन युद्ध के समय तक नहीं आएगी। नहीं, ब्रिटिश फायर आर्म्स के बारे में कुछ नहीं। ब्रिटिश मानक जारी, जैसे भूरी बनियान मस्केटरी, जो कि राइफल्ड नहीं थी, इसलिए यह गलत है। ओह, मानो चीजें और भी बुरी नहीं हो सकती। वाक्य को जारी रखने दें। ब्रिटिश सैनिकों को अपनी मस्केट राइफलों को लोड करने और प्रति मिनट 5 बार फायर करने की शिक्षा दी गई थी। प्रति मिनट 5 बार। यह थोड़ा 10 सेकंड प्रतिवा, मेरा मतलब है, यह एक बड़ा उन्नयन है, क्योंकि परेड मानक आमतौर पर प्रति मिनट 3 राउंड होता है। वास्तविक युद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन इससे थोड़ा कम होगा। अगर आप युद्ध क्षेत्र परिदृश्य में प्रति मिनट 4 राउंड प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो यह असाधारण है। यह पागलपन और ध्यान देने लायक है। लेकिन यहाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डगलस, जीना और मोनिका को, जिन्होंने ब्रिटिश सैनिक को हर 1 मिनट में 5 राउंड फायर करने की दर से उन्नत किया है, जैसे कि उस बिंदु पर मशीन गन लगा दी गई हो। अधिकांश महाद्वीपीय सैनिक सिर्फ 1 मिनट में 2 से 3 बार लोड और शूट कर सकते थे। वे केवल परेशानी भरे महाद्वीपीय हैं, आपको मालूम है, जिनकी ऊंचाई 2 से 3 राउंड प्रति मिनट है। लेकिन यही ब्रिटिश सेना का काम था। मेरे स्वर्ग ऊपर, हालांकि ब्रिटिश सैनिकों को वही स्वतंत्रता नहीं मिली थी जो महाद्वीपीय सैनिकों को मिली थी। सैनिकों को नियम तोड़ने पर कठोर अनुशासन से सामना करना पड़ता था। हाँ, वे अच्छे सैनिक हो सकते थे, पर हमारे सैनिकों की तरह उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली। ठीक है, यहां भी समझने की जरूरत है। सैनिकों को नियमों का पालन करना था, नहीं तो कठोर अनुशासन का सामना करना पड़ता था। आधुनिक मानकों की तुलना में अनुशासन कठिन था, जिसमें फांसी, गोली मारना, कोड़े मारना और कठिन काम शामिल थे। हालांकि 18वीं सदी के मानकों की तुलना में ब्रिटिश सेना कुछ मामलों में अचरजनक रूप से दयालु थी। जब भी कोई भगोड़ा होता, आमतौर पर उसकी सजा मौत होती। लेकिन वास्तव में माफी दिए जाने, उदारता के लिए
सजाओं को कम किया जाना या यहां तक कि आप जानते हैं पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना वास्तव में काफी आम था। ब्रिटिश सेना ने 18वीं सदी में वास्तव में अपने पुरुषों के प्रति उल्लंघनों के प्रति बहुत अधिक क्षमाशील होने और पर्याप्त रूप से कठोर नहीं होने के आरोप के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। यह अपने आप में एक वीडियो विषय हो सकता है। इस समय के दौरान ब्रिटिश सेना में अनुशासन था, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि यह 18वीं सदी के मानक या अन्यत्र ब्रिटिश सेना के मानक के तुलना में अत्यधिक कठोर था। अब इसे महाद्वीपीय सैनिकों से तुलना करें। यह मतलब है कि महाद्वीपीय सैनिकों का समान दंड नहीं हुआ था। क्या आप जानते हैं कि महाद्वीपीय सैनिकों को हर छोटी मोटी गलती के लिए अत्यधिक कठोरता और निर्ममता से दंडित किया गया था? नहीं, न तो वे ब्रिटिश थे और न ही महाद्वीपीय। लेकिन यह इसका अर्थ नहीं है कि महाद्वीपीय सैनिकों को फांसी या गोली नहीं चलाई गई थी डेजर्टेशन और ऐसी चीजों के लिए। आप जानते हैं महाद्वीपीय सेना में अनुशासन भी काफी कठोर था, और जैसा कि जोसेफ प्लम मार्टिन ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि महाद्वीपीय सेना को सैन्य बल के तहत, सैन्य खतरे के तहत कहने के लिए सैन्य सेवा में बने रहने के लिए मजबूर किया गया था। मिलिशिया बल, मिलिशिया मैन कब भी आ और जा सकते थे जबकि उन्हें बने रहना पड़ता था। लेकिन अगर आप जानते हैं, अगर महाद्वीपीय सैनिकों में से एक, अगर मिस्टर प्लम मार्टिन बिना अनुमति के छोड़कर चले जाते तो उन्हें ऐसा करने के लिए बहुत बहुत गंभीर सैन्य परिणामों का सामना करना पड़ता। तो वह पूरा वाक्य बस एक बहुत ही रूढ़िवादी और अजीब घृणित तरीके से विकृत हो जाता है। ब्रिटिश के लिए एक मुख्य नुकसान उनके सैनिकों का घर से दूर होना था। बिल्कुल, समुद्री यात्रा के दौरान भीड़-भाड़ वाले जहाजों पर कई लोग बीमारी से मर गए थे। यह भी सत्य है कि जहाज तूफानों और दुश्मन हमलों से डूबने की संभावना में रहते थे। वहां तूफान आमतौर पर होते हैं, खास तौर पर अधिक उष्णकटिबंधीय तूफान और अटलांटिक हरिकेन, जिसकी खबरें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। ये एक निरंतर जोखिम है। कई ब्रिटिश सैनिकों को लड़ाई में मजबूर किया गया था, जबकि महाद्वीपीय सेना पूरी तरह से स्वयंसेवकों से बनी थी जो अपनी मिट्टी पर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। इस समयावधि के दौरान ब्रिटिश सेना के सबसे विशिष्ट पहलुओं में से एक, यूरोप की महाद्वीपीय सेनाओं के विपरीत, यह था कि वे संग्रहण तकनीकों का उपयोग न करने वाली एकमात्र शक्तियों में से एक थे। वास्तव में, हाँ, जबकि ब्रिटिश नौसेना में बहुत सारे, कई संग्रहित पुरुष थे जिन्हें सेवा में दबाया गया था। सेना में बहुत कम और दूर दूर तक पुरुष थे जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से वहां नहीं थे। तुम्हें पता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छे पुरुष थे जो अपने इच्छानुसार नहीं थे, या तो किसी विचित्र परिस्थिति से मजबूर या अवैध रूप से सेवा में बंधे हुए थे। मुझे लगता है कि ऐसी बातें हुई होंगी, जैसे कि पुरुषों को सेना में मजबूर करने की नीति थी। अब इसका सबसे करीबी उदाहरण ब्रिटिश सेना है, जो अपनी मिलिशिया को नियमित सेना में शामिल करती थी। यह हमेशा स्वैच्छिक था और नेपोलियन युद्धों के समय बहुत लोकप्रिय था। वास्तव में, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के समय ब्रिटिश सेना की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक भर्ती और मानव शक्ति की कमी थी। वास्तव में, उन्होंने किसी समय में सेवा की शर्तों को कम कर दिया था। सेवा की शर्तें मानो वेबसाइट पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सेना में अधिक लोगों को भर्ती करने के प्रयास में उन्होंने आपके भर्ती होने की अवधि के अनुबंध को घटा दिया। तुम्हें पता है, यह आमतौर पर जीवन भर की सेवा होती है। वह सेना में 20 कुछ वर्ष की उम्र में शामिल हुआ था, लेकिन उन्होंने पूछा, इसका क्या होगा? यदि आप सेना में शामिल होते हैं तो यह 3 साल या युद्ध समाप्त होने तक जो भी पहले हो के लिए होगा। तो क्या आप भर्ती होंगे? वे इतने उत्साहित थे क्योंकि उनके पास किसी को भी भर्ती करने की क्षमता नहीं थी। यह वास्तव में ब्रिटिश सैन्य इतिहास की सभी में एक विशाल गतिशीलता है कि वे, महाद्वीप के विपरीत, अपनी सेनाओं में लोगों को जबरदस्ती भर्ती नहीं करते, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। बेशक, यह कहते हुए भी कठिनाई नहीं होगी कि कॉन्टिनेंटल आर्मी पूरी तरह स्वयंसेवकों से बनी थी जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। फिर यह एक भेद खींचने की कोशिश कर रहा है जहां कोई नहीं है। यह ब्रिटिश सैनिकों को निरंकुश राजा के लिए लड़ने के लिए मजबूर गुलामों की तरह दिखा रहा है, जबकि कॉन्टिनेंटल सैनिक स्वतंत्रता के लिए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वच्छंदता से लड़ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। अब में ठीक है,
ब्रिटिश पैदल सैनिक अच्छे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे आप एक हेसियन सैनिक की छोटी तस्वीर देख सकते हैं। वह वफादार हेसियन एक खंड कहता है। तो शुरू करते हैं वफादार सैनिक से। कुछ उपनिवेशवासी अभी भी राजा के प्रति वफादार थे और ब्रिटिश सेना के साथ लड़े। वास्तव में बहुत सारे उपनिवेशवासी सच में वे रेड कोट्स की वर्दियों से अलग थीं, क्योंकि वे आधिकारिक रूप से रॉयल आर्मी के सदस्य नहीं थे। अब वह अच्छा है उस आखिरी शब्द तक। रॉयल आर्मी नहीं, वास्तव में आप देखेंगे कि ब्रिटिश सैन्य की वह एकमात्र शाखा जो रॉयल नहीं है वह सेना ही है। आपके पास रॉयल नेवी और रॉयल एयर फोर्स है, परंतु अंग्रेजी गृह युद्ध और न्यू मॉडल आर्मी के बाद से सेना रॉयल नहीं रही है। सेना रॉयल नहीं है। बेशक हमारे पास हैसियन सैनिक हैं। युद्ध के बाद में, हाँ, अगर आप बाद में का मतलब लगभग शुरुआत में ही लेते हैं, तो हैसियन ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़ने लगे। हेसियन जर्मन सैनिक थे जिन्हें जर्मन सरकार द्वारा किराए पर दिया गया था, यानी मैंने इसे सही पढ़ा, जर्मन सरकार द्वारा। एक वचन, एक जर्मन सरकार, आप जानते हैं, हाइल डियर नो डॉइचलैंड जाहिर है, उस जर्मन साम्राज्य 1776 में एकजुट हो गया था। हाँ, जर्मन सरकार ने सैनिकों को किराए पर दिया था ताकि वे ब्रिटेन के उपनिवेशीय विद्रोहियों से लड़ सकें। उन्हें अपने राज्यों द्वारा जबरदस्ती लड़ने के लिए बहुतायत में भेजा गया था, न कि उनकी स्वतंत्र इच्छा से। वे जर्मन सैनिक थे जो जबरन लड़ने के लिए बदले गए थे। वास्तव में यह वीडियो पहले से ही काफी लंबी हो गई है, इसलिए हम उपनिवेशीय पैदल सेना सैनिक के विषय में अगले समय बात करेंगे। अगर हम ब्रिटिश सैनिक की छोटी तस्वीर की ओर देखते हैं, हम उसे खोल सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम उस तस्वीर के बारे में भी बात करेंगे। हम उस टैब को खोलते हैं और ब्रिटिश नौसेना के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है जो कहती है कि क्रांति की शुरुआत में ब्रिटिश रॉयल नेवी दुनिया की सबसे महान नौसेना थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने वही प्रमुखता प्राप्त की थी। नेपोलियन युद्धों और ट्रफलगर की लड़ाई के बाद 1805 में, जो केवल उत्कृष्टता नहीं थी, लेकिन आप यह तर्क दे सकते हैं कि वे फ्रेंच के साथ दुनिया में सबसे महान हैं। वे दुनिया की सबसे महान नौसेना शक्तियों में से एक थे। उनके पास 270 से ज्यादा युद्धपोत थे, प्रत्येक में 100 तोपें थीं। तोप का बहुवचन तोप है। यह एक आधुनिक दिन की पुस्तक में थोड़ा अधिक स्वीकार्य है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें 270 बड़े युद्धपोतों की संख्या कैसे मिली। मुझे यह भी जानना है कि वे बड़े युद्धपोत का क्या मतलब समझते हैं। क्या यह एक रेटेड जहाज है या फ्रिगेट से बड़ा कुछ भी? क्या यह सिर्फ पहले, दूसरे या तीसरे दर्जे का है? मुझे इसका सही मतलब नहीं पता। उन्हें इसे और स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि बच्चों की पुस्तक के लिए शायद यह जरूरी नहीं है। बात यह है कि मुझे संख्या पर संदेह नहीं है, यह उचित और पर्याप्त लगती है, परंतु उसने कोई स्रोत नहीं बताया। वास्तव में पूरी बात में कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है और इसे कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है। आकांक्षी युवा छात्र के लिए इस जानकारी को पता लगाने और अधिक सीखने का एकमात्र तरीका इस पुस्तक को खरीदना है, जो न्यूनतम कहने के लिए असत्य और बेईमान है। ये जहाज सैनिकों और आपूर्तियों को उपनिवेशों में ले जाते थे। ये उपनिवेशीय बंदरगाह शहरों को नष्ट करने की शक्ति रखते थे। हाँ, वे वास्तव में पूरे शहरों को नियमित रूप से नष्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, उपनिवेशीय कस्बों और बंदरगाह शहरों पर विशेष आपूर्तियों पर हमले शुरू किए जा रहे थे। आप जानते हैं, विद्रोहियों की वंचना और जहाज बनाने के लिए लकड़ी, बारूद, आग्नेयास्त्र जैसी चीजों का उपयोग यह हुआ था और अब यह नियमित हो गया है। मैं पूरे बेड़े बस ब्रिटिश, माफ करें, अमेरिकी शहरों से बाहर आ रहा था और उन पर बमबारी और गोलाबारी कर रहा था। गोलाबारी शायद उचित शब्द नहीं है, लेकिन धारणा यह है कि समुद्र से चीजों को समतल करना और फिर वाइकिंग्स की तरह आगे बढ़ना है। यह तो वह चीज भी नहीं है जो वाइकिंग्स करते थे। यह निश्चित रूप से मामला नहीं है। मेरा मतलब है, ब्रिटिश यहां जनसंपर्क और प्रतिष्ठा का पीआर युद्ध लड़ रहे थे। वे अचानक शहरों को समतल नहीं करेंगे, लेकिन वे कर सकते हैं। उनके पास आग्नेयास्त्र थे जिससे वे उपनिवेशीय बंदरगाह शहरों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ चुनिंदा विद्रोही अधिकृत आपूर्तियां भूमि अभियानों के साथ नष्ट की। वह बात से हटकर है। ब्रिटिश के पास स्कूनर्स और फ्रिगेट्स की नौसेना थी। इससे मतलब है कि स्कूनर्स और फ्रिगेट्स 270 बड़े युद्धपोतों में शामिल नहीं हैं। ये छोटे जहाज उपनिवेशीय व्यापार को रोक और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे।
हाँ, ये गलत नहीं है, वह सही है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास फ्रिगेट्स थे जो वास्तव में अमेरिकी समुद्री डाकुओं से ब्रिटिश वाणिज्यिक शिपिंग की रक्षा कर सकते थे। वे अमेरिकी समुद्री डाकुओं का उल्लेख भूल जाते हैं। अगर कॉन्टिनेंटल प्राइवेटियर्स और बाद में फ्रेंच नेवी द्वारा अमेरिकी कारण को दी गई मदद न होती तो रॉयल नेवी पूरी तरह से कॉलोनिस्ट्स को हरा देती। बेशक पहले कॉलोनियल प्राइवेटियर्स का उल्लेख करना चाहिए। उन्होंने मूल अंतर सृजित किया और फ्रेंच ने हमारी सहायता की। फ्रेंच ने भी हमारी मदद की, महत्वपूर्ण योगदानों को विशेष रूप से नजरअंदाज करते हुए। निश्चित रूप से हमारे पास एक और है। संयोग से यह एक गलत झंडे वाली जहाज की तस्वीर है। यह किताब में एक आम प्रवृत्ति है। और फिर हमारे पास ब्रिटिश आर्मी सेक्शन है। मुझे लगता है यह पैदल सैनिक सेक्शन से अलग है। अमेरिकी क्रांति के आरंभ में ब्रिटिश सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। एक अद्भुत, एक सुंदर छोटी लाइन जिसे इतने सारे कथित अमेरिकी अकादमिक लोगों द्वारा बार बार दोहराया जाता है। और फिर भी इसके लिए किसी भी तरह से सबूत कहाँ है, संदर्भ कहाँ है, स्रोत सामग्री कहाँ है, शोध कहाँ है? यह निर्माण की एक महत्वपूर्ण शर्त है। वे उनके समय की सर्वश्रेष्ठ सेना थे। अगर आप ब्रिटिश सेना के वास्तविक प्रदर्शन को अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्ध की शुरुआती वर्षों में देखें तो आपको उनके ड्रिल, अनुशासन और आकार की कमी दिखाई देगी। वास्तव में दुनिया की सबसे उत्कृष्ट सेना होने के नाते वे लगभग हर मापदंड में कम पड़ते हैं। ड्रिल के मामले में आप जानते हैं फ्रेंच और प्रशियन बेहतर थे। आकार में फ्रेंच और प्रशियन बेहतर थे। युद्ध शुरू करने की क्षमता में फिर से यह फ्रेंच और प्रशियन के पास है। वास्तव में यदि सभी कारकों को देखें तो फ्रेंच सेना शायद विश्व की सर्वश्रेष्ठ थी। किस मानक से वे ब्रिटिश सेना को दुनिया में सबसे उत्तम मानते हैं, मुझे कोई विचार नहीं है। विशेषकर आरंभिक वर्षों में ब्रिटिश सेना अपने अनुशासन और सब कुछ के प्रकरण में वास्तव में निराशाजनक स्थिति में थी। वे दुनिया की सबसे उत्तम सेना से बहुत दूर थे। यदि वे विश्व सर्वश्रेष्ठ होते तो शायद उन प्रारंभिक वर्षों का युद्ध अलग ढंग से होता। इसमें महाद्वीपीय सेना की तुलना में अधिक और बेहतर हथियार थे। यह मजेदार और सत्य वाक्य है। फिर महाद्वीपीय सेना ने किया और यह सबसे अच्छा है। यही वह है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ये सबसे अच्छी लाइन है। ठीक है, इंतजार करो। हर ब्रिटिश सैनिक, हर एक उनमें से हर ब्रिटिश सैनिक, प्राइवेट्स, कॉर्पोरल्स, सार्जेंट्स, हर एक को एक राइफल दी गई थी। एक बेयोनेट, हाँ ठीक है, एक बेयोनेट और 2 पिस्तौल। वास्तव में आपकी सही पहचान कम से कम 1/3 है। हर ब्रिटिश सैनिक के पास एक बेयोनेट और मस्केट था। कुछ लघु इन्फेंट्रीमैन के पास टॉम हॉक्स जैसी चीजें हो सकती हैं। मुझे कोई सुनिश्चित जानकारी नहीं है कि कहां से 2 पिस्तौल आए। मैं एक उदाहरण के साथ जानकारी देखना चाहूंगा जहां ब्रिटिश सैनिकों ने 2 पिस्तौलों के साथ इंस्पिरेशन प्राप्त की। यह राइफल नहीं है और आप राइफल और मस्केट के बीच के अंतर को समझने में कठिनाई जता रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण भेद है। एक राइफल में एक बेयोनेट होता है, हालांकि यह आमतौर पर राइफल से नहीं जुड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि उनके पास राइफल और पिस्तौल होने के बावजूद वे बेयोनेट का क्या कर रहे हैं। यदि आपके पास एक मस्केट है तो 2 पिस्तौल की आवश्यकता क्यों है? जब आप नजदीक पहुंचते हैं तो आप मस्केट छोड़कर गोलीबारी कर सकते हैं। यह बेयोनेट चार्ज का कामकाज नहीं है, यह डरावनी सोच है। वे अच्छे कपड़े पहने और अच्छे से खिलाए गए थे। हाँ बिल्कुल, वह है, बिल्कुल। और यदि युद्ध में घायल हो जाते तो उनका इलाज करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर होते थे। सबसे अच्छे डॉक्टर वह नहीं है। नहीं, उन्होंने नहीं किया। ब्रिटिश ने अपने साथ कई घरेलू सुख सुविधाएं लाईं। कुछ अधिकारियों ने तो अपने परिवारों को भी साथ लाया। आप जानते हैं, उतने परिवार, हाँ, वे आमतौर पर उनके साथ अभियान पर नहीं होते, शहरों में होते हैं। हाँ, वास्तव में कुछ अधिकारी अपने कुत्तों को भी अभियान पर साथ ले आए थे। एक मजेदार तथ्य, ब्रिटिश और कुछ पैट्रियट्स ने सोचा नहीं था कि उपनिवेशवासी महान ब्रिटिश सेना के खिलाफ मौका रखते हैं। युद्ध के शुरुआती वर्षों के स्रोतों को देखते हुए बहुत सारे ब्रिटिश ऐसा बात करते हैं जैसे यह किसी तरह की अनिश्चित स्थिति है। हम शायद यह संभव नहीं कर पाएंगे। युद्ध के बढ़ते चरणों में कई ब्रिटिश यह कहते रहे कि वे पहले से ही युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। वे विद्रोहियों के पक्ष में थे और इस पूरे मुद्दे को बेमानी मानते थे।
उनका मानना था कि हमें बस घर वापस जाना चाहिए क्योंकि युद्ध पहले से हार चुका है। हालांकि वे अपने सैनिक कर्तव्यों को निभाते रहे। आखिरकार हमारे पास यांकी डूडल डैंडी के एक खंड पर निर्भरता है। ब्रिटिश सैनिकों ने यांकी डूडल डैंडी गाना महाद्वीपीय सैनिकों का मजाक उड़ाने के लिए गाया था। हाँ, और फिर इस कोष्ठक में यांकी एक अपमानजनक नाम था जिसे ब्रिटिश ने उपनिवेशवासियों को दिया था। नहीं, वास्तव में यांकी एक शब्द है जिसे जोसेफ प्लम मार्टिन के लेख में बार बार देखा जा सकता है। आपको पता चलेगा कि यह सभी उपनिवेशों में सामान्य शब्द था। वास्तव में अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों ने उपनिवेशवासियों का संदर्भ यांकी के रूप में किया। हालांकि यह विशेष रूप से न्यू इंग्लैंड के उपनिवेशवासियों के लिए था। यह आपको पता है, न्यूयॉर्क में कोई भी यांकीज की स्तुति करेगा। पेंसिल्वेनिया में किसी ने कहा वो यांकीज। इस दौरान मैसाचुसेट्स के किसी ने कहा हाँ हम यांकीज हैं और इस पर गर्व होता है। नहीं, मेरे ख्याल से यांकी शब्द का अर्थ सिर्फ युद्ध के समय या बाद में संयुक्त राज्य के बाहर के लोगों के लिए पूरे अमेरिका को संकेत करने के लिए था। और फिर अवश्य संयुक्त राज्य में इसका अर्थ सामान्यतः उत्तरी लोगों से जुड़ा हुआ, आप जानते हैं, जैसे कि डिक्सी मैसन रेखा के उत्तर में कुछ भी अमेरिकी गृह युद्ध के समय। लेकिन मूलतः ही ये न्यू इंग्लैंड के लोगों को विशेष रूप से संदर्भित करता था, न्यूयॉर्कर्स को नहीं। न्यूयॉर्क को छोड़े, न्यूयॉर्कर्स असल में यांकीज नहीं है। यह विडंबना है ना? हालांकि गाना यह छवि बनाता था कि अमेरिकी अज्ञानी और वर्गहीन थे। उदाहरण, उसने अपनी टोपी में पंख लगाया। वाक्य सैनिकों को कॉन्टिनेंटल आर्मी में अधिकारी बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है, बिना सामाजिक स्थिति या प्रशिक्षण की चिंता किए। हाँ, मेरी समझ में शब्द उसने अपनी टोपी में पंख लगाया और उसे मैकारोनी कहा उपनिवेशवासी की अज्ञानता और वर्गहीनता का संकेत है। हालांकि मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि आपके पास कुछ है, देहाती जो शहरी शिष्टाचार और फैशन में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वह नृत्य करने जाता है, अपनी टोपी में पंख लगाता है और कहता है कि मैं फैशनेबल हूं, है ना? यानी यह फैशनेबल बनने के लिए ये करते हैं। आप अपनी टोपी में पंख डालते हैं और मैं अब आपका हिस्सा बन जाता हूं, सही? नहीं, वास्तव में यांकी डूडल डैंडी अपनी टोपी में पंख डालने से आप मैक्रोनी यानी फैशनेबल नहीं बन जाते। मेरे ज्ञान के अनुसार मुझे नहीं पता कि कॉन्टिनेंटल आर्मी अपने अधिकारियों को कैसे तैयार कर रही थी। यह एक दिवसीय है, इसमें व्यापक चिंता का संकेत है, परंतु यह अधिकारी वर्गों का उल्लेख नहीं करता है। उपनिवेशवासी अपमान करने वाले गाने को गाकर आनंद लेते थे। हाँ, यह उचित है। ठीक है, हम लगभग समाप्त हो चुके हैं सभी। हम इस पुस्तक के एक पृष्ठ के साथ लगभग समाप्त हो चुके हैं। आप देखें, अंत में हमें एक अद्भुत, एक सुंदर छोटा आरेख मिलता है। आप वहां एक छवि देखते हैं। ओह, एक ब्रिटिश सैनिक की तस्वीर। और धन्यवाद से, अद्भुत रूप से, यह सैनिक के विभिन्न भागों को लेबल करता है ताकि युवा बच्चे वर्दी के बारे में सब कुछ सीख सकें। बेशक, सैनिक की द्विशिरस्क टोपी से शुरू करके। यह वास्तव में द्विशिरस्क टोपी नहीं है। वास्तव में यदि विक्टोरियन शब्दावली का उपयोग करें तो इसे त्रिशिरस्क टोपी कहा जाएगा, परंतु 18वीं सदी की शब्दावली में यह एक उठी हुई टोपी है। शब्द त्रिशिरस्क 1830 के दशक में आया था। यह शब्द अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के लिए बहुत उपयुक्त है। इसे मुड़ी हुई टोपी के रूप में संदर्भित किया गया, सो वह पूरी तरह से गलत है। बेशक यह आदमी के पैक तक जाता है, जिसे वे बकरी की खाल के रूप में कहते हैं। बकरी की खाल अच्छी होती है, कुछ इसी से बने होते हैं। हैवरसैक नहीं, वास्तव में हैवरसैक को कंधे पर पहना जाता है। इसे आमतौर पर बाएं कूल्हे पर रखकर राशन ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। उनके द्वारा संकेतित सैनिक पैक या तो एक कंबल रोल होगा या एक औपचारिक बकरी की खाल पैक, जिसमें वह अपनी सभी आवश्यकताएं ले जा सकता है। आप जानते हैं, व्यक्तिगत वस्तुएं और समान चीजें। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, यह एक सैनिक का पैक है। हैवरसैक वास्तव में राशन के लिए है और इसे कंधे पर कूल्हे के पास वापस ले जाया जाता है। यह वास्तव में पैक नहीं है, शब्द गलत है। फिर यह उसकी वेस्टकोट का मापन छोड़ देता है। मुझे नहीं पता कि वे विशेष रूप से वेस्टकोट का उल्लेख क्यों कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वास्तव में वेस्टकोट वहां है। यह लगता है लिनेन बना है, जो कुछ असली नहीं है। बहुत झुर्रियां दिखती हैं। वेस्टकोट का लुक पसंद नहीं।
सैनिक का कोट ऊपर से बटन नहीं है जैसा कि दिखाई दे रहा है। कोट का ऊपरी हिस्सा हुक और आंखों से बंद किया गया है, न कि बटन से। मैं सैनिक के पहने हुए नेक स्टॉक की सराहना करता हूं। फिर यह सैनिक की उत्कृष्ट क्रॉस बेल्ट्स की ओर संकेत करता है। वैसे आपको पता है, इसे क्रॉस बेल्ट कहते हैं, न कि सैश। उन क्रॉस बेल्ट्स पर बेल्ट बकल नहीं होना काफी रोचक है। वह नीचे स्क्रॉल करते हुए कमांड के कारतूस बॉक्स की ओर इशारा करता है, जो मेरी समझ में वास्तव में कारतूस पाउच है। यह बिल्कुल भी बॉक्स नहीं है, लेकिन अभी भी बड़ी चिंता नहीं है। सज्जन के पास एक कैंटीन है, अब नाम टिन कैंटीन। वो काम करता है। हाँ, यह सैनिक के लिए उचित है, लेकिन जब वे इसे टिन कैंटीन कहते हैं तो यह स्पष्ट रूप से एक लकड़ी का कैंटीन होता है। मुझे लगता है वहां छपाई में थोड़ी गलती है। मैं विश्वास करता हूं कि कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने अपने टिन खोने के बाद लकड़ी के कैंटीन रखे होंगे, जहां दोनों शब्दों का मेल होना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर हम ऊपर देखें तो कैंटीन के ऊपर, चाहे वो टिन या लकड़ी का हो, उसकी क्रॉस बेल्ट पर, जिस पर बेयोनेट स्कैबर्ड फ्रॉग होना चाहिए, वास्तव में वहां कुछ भी नहीं लगा है। वह बेल्ट वहां पड़ी है। वह वास्तव में किसी भी चीज से असंबंधित है। वास्तव में बेयोनेट शीट, या जैसा कि इसे कहा जाता है, वो सबसे अनुपयुक्त नहीं है, लेकिन यह कमर पर मानो तैर रहा होता है। यह बस मध्य हवा में लटकी हुई लगती है। शायद उसने अपने कोट से इसे सीधे सिल दिया। कौन जानता है कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन वह उसका बेयोनेट शीट है। वास्तव में यह शायद किसी अदृश्य डोरी के माध्यम से उसकी कमरबंद से किसी तरह जुड़ा हुआ है, क्योंकि सैनिक के पास तीसरा है जो वह पहन रहा है, फिर से पूरी तरह से अज्ञात कारणों से। हाँ, युद्ध की शुरुआत में सैनिकों की कमर पर बेल्ट बंधी होती थी। वे बेल्ट थे जिनका उपयोग सैनिकों के बेयोनेट्स को वहां ले जाने के लिए किया जाता था। युद्ध की शुरुआत में सैनिकों ने बेल्टों का उपयोग कमर के चारों ओर करना बंद कर दिया, क्योंकि यह सांस लेने में संकुचित करता था। उन्होंने इन कमर बेल्टों को उठाया और उन्होंने उन्हें अपने कंधों पर डाल दिया, उन्हें कंधे की बेल्टों या क्रॉस बेल्टों में बदल दिया। यह व्यक्ति दोनों रास्तों को चुनने का निर्णय लगता है। उसके पास कमर और क्रॉस बेल्ट दोनों है। मुझे लगता है वह केवल फैशनेबल होने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी कमर बेल्ट का शाब्दिक रूप से कोई उद्देश्य नहीं है। वह पैंट उस सज्जन पर बहुत बहुत ढीली है, शायद फिर से लिनन से बनी है, जो सबसे अच्छी सामग्री नहीं है। आप अधिक उचित ऊन चाहते हैं। ऐसे पैंट ज्यादातर बहुत ढीले और बुरी फिटिंग होते हैं, जो मुझे नहीं पसंद। फिर भी हमारे पास उस आदमी के मोजे अच्छे हैं। उसके गार्टर्स शायद उसके पैंट द्वारा ढके हुए हैं, जो स्वीकार्य है। यह आमतौर पर मेरे साथ भी होता है। और फिर हमारे पास उसके छींटे गैटर्स भी हैं। अब मुझे यह पसंद है कि उन्होंने उसे सिर्फ बूट पहने हुए नहीं दिखाया है, जैसा कि इस स्तर की गुणवत्ता के कई चित्रण करते हैं। वे गैटर्स को दिखाया जाता है, लेकिन स्प्लैटर गैटर क्या होता है, जैसे कुछ स्पैटर डैशेस कहलाता है। हाँ, जो मूल रूप से सिर्फ गैटर्स हैं। ये गैटर्स के लिए एक अलग शब्द है, लेकिन स्प्लैटर गैटर्स वह नहीं है। वह मैं मानता हूं, ठीक है, क्योंकि यह मैं मानता हूं। यह चीजें आपके मोजों पर छिटकने से रोकेगा, और वे जिसे गैटर्स कहते हैं उन पर नहीं छिटकती। उनकी लंबाई और सब कुछ पर निर्भर करता है। अंत में इसमें फ्लिंट लॉक मस्केट है, जो पर्याप्त है, और उसका स्लिंग बहुत छोटा है। मुझे समझ नहीं आता कि मस्केट केवल आधे रास्ते तक ही क्यों पहुंचता है। पूरे रास्ते तक पहुंचना चाहिए। टुकड़े को देखते हुए लगता है उसमें ताला हो सकता है। यह अलग मुद्दा है। वह सब कुछ है, मैं सोचता हूं। शायद मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं। हेशियन के चित्रण में भी कुछ छूट रही है। मैं हेशियन किट से कम परिचित हूं, इसलिए मैं कुछ भी पहचान नहीं सकता। हेशियन के पास बेयोनेट नहीं है, यह ध्यान देने योग्य है। उसके छोटे कपड़े सन के बने होते हैं, जो पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। उसके बारे में बहुत खराब प्रकार का दिखावा है ना? लेकिन अन्यथा हैशिंग काफी अच्छा दिखता है। मुझे लगता है मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूं, लेकिन हाँ, ब्रिटिश पैदल सैनिक के अनुसार अमेरिकी क्रांति द्वारा डगलस जीना और विशेष समीक्षा द्वारा मोनिका उलेही विश्वविद्यालय, कॉपीराइट 2009, इनोवेटिव किड्स द्वारा। यह पुस्तक $17 की है। यह पुस्तक $17 की है। तुम्हें पता है तुम 17 के लिए क्या पा सकते हो? तुम इसे 17 के लिए पा सकते हो। तुम 17 के लिए ब्लडी कथबर्टसन पा सकते हो। देखो तुमने क्या किया, तुमने मुझसे क्या करवा दिया। यही होता है।
मैंने कर दिया। वीडियो है, घर जाओ। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, विशेष रूप से मेरे हमेशा उपकारी समर्थन वर्गों को। patreon.com पर आपके समर्थन के गुण से ही मैं इस तरह के वीडियो बनाना जारी रख सकता हूं। हालांकि स्वर्ग न करे, मुझे नहीं पता क्यों मैं खुद को इस तरह पीड़ित करता हूं, और फिर बेशक आपको भी, मेरे प्रिय दर्शक, इस सब के माध्यम से पीड़ित होने के लिए धन्यवाद। और बेशक अगली बार तक अच्छी तरह से मैं हूं, और शायद नहीं, एक बहुत विनम्र लेकिन आपका सबसे आज्ञाकारी सेवक बना रहूंगा।